हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट 3 के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। पार्ट बी में मैक्सिमम क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिलते हैं अपन को, ठीक है। अंतिम प्रहार भी पैरेलल रेडी हो रहा है, जल्दी वो भी आपके पास आ जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग के उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है? जब हम क्रॉस बॉर्डर मार्केटिंग करते हैं, यानी कि मार्केटिंग एक अपने नेशनल लेवल पे पढ़ रखी है। मार्केटिंग तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सब्जेक्ट कि मार्केटिंग क्या मतलब क्या है, प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रमोशन करना। जब हम ये क्रॉस बॉर्डर करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अगर प्रमोशन करेगी अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि अमेरिकन में प्रमोशन की टूल्स टेक्निक्स अलग है और इंडियंस में टूल्स टेक्निक अलग है। दे आर मच मोर कंसर्न अबाउट द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट इंडियंस आर मच मोर कंसर्न अबाउट द डिस्काउंट ऑफ द प्रोडक्ट। हमको पता चला बिग बिलियन में 40% सेल हो रही है तो हम तुरंत चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका में सेल एक बार होती है साल में। एक भारतीय एक ऐसा देश है जहां पे सेल जो होती है वो 4 बार 5 बार देखने को मिलती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। गर्मी आती सेल कर देते, सर्दी आती सेल कर देते, होली आती सेल कर देते, दिवाली आती सेल कर देते, 15 अगस्त 26 जनवरी पे सेल चला देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। देयर इज ओनली वन सेल इन द बिग फ्राइडे, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे की एक सेल मानी जाती है, वहाँ पर एक ही सेल आती है पूरे साल भर के अंदर। तो दे आर अवेटेड और वहाँ पर उस समय सेल्स वॉल्यूम जनरेट होता है और नवंबर के टाइम में आती है ये बेसिकली। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक अलग होगी और वहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक अलग होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो देयर इज ए सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। जब हम इसमें आते हैं तो पहला पॉइंट आता है ग्लोबल वेब, कि हमको जब मार्केटिंग करना है इसके कौन कौन से फीचर्स कह सकते हो या बात कह सकते हो जिसमें अपन को चीजें याद रखनी होती है। पहला होता है ग्लोबल वेब। नेक्स्ट होता है लाइसेंसिंग की आवश्यकता है, ज्वाइंट वेंचर हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और एक्सपोर्ट हो। मीन्स कि जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो कौन सा है, नेशनल है कि इंटरनेशनल है? वो इंटरनेशनल बिजनेस है। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट टच होंगे? एक्सपोर्ट, ग्लोबल वेब, डायरेक्ट सिस्टम, जॉइंट वेंचर एंड लाइसेंसिंग। ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर टच होते हैं। मींस के हमारा बिजनेस या तो एक्सपोर्ट का हो, या हमने जॉइंट वेंचर कर रखा हो, या हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, और या ग्लोबल वेब के साथ जुड़ना चाहते हैं। यही सारे के सारे इसके बेसिक नेचर कह सकते हो, नेचर कह सकते हो इंटरनेशनल मार्केटिंग का। ग्लोबल होगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने वाली होगी, है ना, इन्वेस्टमेंट को लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग होगी जो हमारा प्रोडक्ट मिला हुआ है। अब इसमें नेचर क्या है, इस नेचर क्या है, अभी वो भी नेचर था और ये भी नेचर है। नेचर क्या है? नेचर मींस कि इसकी बनावट कैसी होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर होती है। बॉर्डर्स मार्केट इज अवेलेबल, यानी एक देश दूसरे देश में जाके मार्केटिंग करती है ना। यहाँ पर बाउंड्री क्या हो जाती है, पूरा वसुधैव कुटुंबकम तो इंटरनेशनल मार्केटिंग ही सिखाता है। इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है। 2 चीजें होती है जीवन के अंदर, मतलब ये मार्केट के जीवन के अंदर, एक होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वो थिंग्स होती हैं जिन पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर प्राइस, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये इस पे मार्केट का कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल होता है? नहीं होता। गवर्नमेंट तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएगी जो उसको बनाना है, वो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाएगी। हाँ, उसके प्रमोशन के लिए बना सकती है, लेकिन हर बिजनेसमैन के लिए। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। लैंग्वेज हो गई, जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई, डोमेस्टिक कल्चर्स हो गया, सोसाइटी वेलफेयर हो गया, ये अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या होता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे के सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि खुद की कितने पास लैंड है, खुद कितना कैपिटल इन्वॉल्व कर रहे हो, खुद का जो प्रोडक्ट है वो कंट्रोलेबल फैक्टर में, खुद की मार्केटिंग कंट्रोलेबल है, लेकिन पड़ोसी क्या मार्केटिंग करेगा अपने कंट्रोल में नहीं है ना। तो दैट इज द 2 सेट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। रिक्वायर्स ब्रॉडर कॉम्पिटेंस। यहां पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में कॉम्पिटेंस कितना होता है? हाई लेवल का होता है। और कॉम्पिटेंस जो होता है, कंपटीशन जो होता है वो इंटेंस होता है, यानी गला काट प्रतियोगिता हिंदी में बोला जाता है। अब ये गला काट प्रतियोगिता क्या है, इंटेंस कंपटीशन क्या है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, यदि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की टेक्निक अच्छी नहीं है, यदि आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है और उस देश की इकोनॉमी को मैच नहीं कर रहा है, यानी कि अगर लेविश है तो भी वो प्रोडक्ट इजीली वहां पे सर्वाइव नहीं हो पाता। यानी कंपटीशन हमेशा मार्केटिंग में, इंटरनेशनल मार्केट में हाई स्टैंडर्ड का होता है। दैट इज द इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है ना? यहां पर ये इसका बेसिक नेचर है। आगे बढ़ेंगे।
आगे इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, क्यों आवश्यकता है भाई? सबसे पहले आवश्यकता तो ये है कि हमको हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना होगा। फ्यूचर सिक्योर करने का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट ब्रांड इंडस्ट्री को बढ़ाना होता है। इसी सारे पॉइंट पे बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम कल है आपका, और जल्दी से ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके मुझे अंतिम प्रहार की सीरीज भी लानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपांड मार्केट टारगेट, ठीक है। टारगेट मार्केट कह सकते हो, है ना। टारगेट मार्केट ही एक्चुअल फेस है, यानी कि हमारा जो टारगेट मार्केट है, अभी अगर हमारी देश एक ही देश में व्यापार चल रहा है एक कंपनी का, तो उनका टारगेट मार्केट वही पर्टिकुलर नेशन होगा। लेकिन जब बढ़ेगा तो मार्केटिंग से वो भी बढ़ सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद हम सेल करते हैं, है ना। बहुत सी कंपनीज क्यों, क्योंकि मार्केटिंग के बेस पे मिला, इससे उनका टारगेट मार्केट भी बढ़ा, ठीक है। बूस्ट होता है ब्रांड की रेपुटेशन। जो कंपनी एक ही देश में काम करेगी उसका ब्रांड रेपुटेशन छोटा होगा, उसकी गुडविल कम होगी। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी वो उनका गुडविल यूजुअली बड़ा होता है। इंपॉर्टेंस टू कनेक्ट बिजनेस, इंपॉर्टेंस टू कनेक्ट बिजनेस विद इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के देश में क्या चल रहा है, दुनिया के देश के व्यापार में क्या चल रहा है। सपोज मेरे को कोई एक मशीन असेंबल करनी है, हो सकता है कि इसके लिए किसी और कंट्री के अंदर वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, तो जब मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग करूंगा, जब मैं उस कंट्री में व्यापार शुरू करूंगा, तभी तो मैं वो मशीन मंगवा सकता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इट इज द इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल मार्केटिंग का। अब ये इंटरनेशनल मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस के भी इंपॉर्टेंस सेम है। इंपॉर्टेंस टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर, अब ये फ्यूचर के लिए बढ़ाना, क्योंकि अगर एक देश को से आपका काम नहीं चल रहा, आपकी कंपनी को और ग्रोथ चाहिए, तो पूरे विदेशों में भी काम चलाना होगा। ओपन डोर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, सिंपल है ना। यानी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मार्केट एक्सपांड करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, और आप कह सकते हो ब्रांड प्रमोशन के लिए, चारों चीजों के लिए हमको इंटरनेशनल ट्रेडिंग मार्केटिंग करना पड़ता है और इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन पे। अब ये इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, एथन सेंट्रिक, जियो सेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और रेजी सेंट्रिक। अब ये पॉइंट है क्या सर, ये इसका बेसिकली अपना जो मार्केट ओरिएंटेशन रहता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट को देखने का नजरिया, ये नजरिया दे रखा है कि 4 नजरिए दे रखे। जैसे कि मैं आपको कहूं रेजिनोसेंट्रिक, रेजिनोसेंट्रिक क्या कहते हैं, रेजियोसेंट्रिक कहता है कि हर कंट्री बिल्कुल सिमिलर है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो जो प्रोडक्ट इंडिया में अच्छा चल रहा है वो श्रीलंका में भी अच्छा चल सकता है, पाकिस्तान में भी अच्छा चल सकता है। सिमिलरिटी और डिफरेंस है ना, वो कैलकुलेट, लेकिन जो इंडिया में अच्छा चल रहा है वो इंग्लैंड में अच्छा नहीं चलेगा। तो देयर इज अ रेजियोसेंट्रिक अप्रोच इसको बोला गया है। अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट अलग होगा और वहां पे प्रोडक्ट अलग होगा अगर हम कंट्री चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, सेम कल्चर, सेम कास्ट, कम्युनिटीज के कंट्री में जा रहे हैं, तो वो रेजियोसेंट्रिक अप्रोच आएगी। अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर, पॉलीसेंट्रिक, आइए सबकी डिटेल भी लिखी हुई होगी। हाँ चलिए, एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि हेडक्वार्टर ऑपरेटिंग कंपनी इज द हाउस कंपनी बिकॉम द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, यानी कि एक कंपनी जिसने, एथनोसेंट्रिक कंपनी ये कह रही है कि उसकी प्राइस, प्रोडक्ट, पॉलिसीज एक सेंट्रलाइज रहेगी। यानी कि अब मान सकते हैं जैसे एप्पल हर कंट्री में महंगा है। आप ये सोचो कि मैं दुबई से एप्पल का फोन ले आऊंगा या कहीं से एप्पल का फोन ले आऊंगा या अमेरिका से ले आऊंगा, तो कुछ कॉस्ट कम हो जाएगी, हो सकती है वहां पर, लेकिन वो उसके वहां पे भी ऑलरेडी कॉस्टली है। मीन्स के एक उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर रखा है एथनोसेंट्रिक के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ है कि उन्होंने जो होस्ट कंट्री है उसके अकॉर्डिंग कह रखा है ये लेविश पीपल के लिए। रेजियोसेंट्रिक अप्रोच, यहां पर ये रेजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कह रही है, कंपनी फाइंड द सेम इकोनॉमिक वैल्यू। अब सेम इकोनॉमिक वैल्यूज में पाकिस्तान, इंडिया का एग्जांपल होना चाहिए था। हाँ, ये सब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सिमिलरिटीज है सेम इकोनॉमिक कंडीशन में। खैर इंडिया काफी आगे चला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से, लेकिन रेजियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर उसको सिमिलर कंट्रीज माना गया। जियोसेंट्रिक अप्रोच ये कहती है कि ग्लोबल मार्केटिंग को इंकरेज करती है, इक्वेट सुपीरियरिटी एंड नेशनलिटी। Irrespective of the nationality, companies try to seek best man of the problem to solve globally. जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर मार्केट ओरिएंटेशन में अपन ये होता है कि सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, बेस्ट और चीप क्वालिटी में कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने आपको टोपी का एग्जांपल दिया, बांग्लादेश में सबसे अच्छी, फुटबॉल पाकिस्तान में सबसे अच्छा, इंडिया में तो खैर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना, इसलिए मैं उसका एग्जांपल नहीं देना। जो खुद के बारे में एक कहानी है उसकी बात क्या करना, कहानी तो जिनकी कहानी नहीं होती उनके बारे में बातें करी जाती है, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर जो यूनिक आइडियाज अपने पास आ रहे हैं, जो यूनिक फीचर्स आ रहे हैं, उसकी बात होती है। और पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है हर मार्केट को, यानी कि इंडिया की भी वही इंपॉर्टेंस है और अमेरिका की भी वही इंपॉर्टेंस है, यानी कि नेशन वाइज डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे अमेरिका चले गए, बहुत बढ़िया हुआ,
लेकिन श्रीलंका कह रहे कोई बात नहीं। तो जियो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में ऐसा नहीं किया, अमेरिका की भी सेम वैल्यू है और श्रीलंका की भी सेम वैल्यू है। अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जियोसेंट्रिक अप्रोच लेते हैं, ये देखता है कि होम और होस्ट कंट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, और वो डिफरेंसेस और सिमिलरिटी। और रेजियोसेंट्रिक के अंदर भी सिमिलरिटीज, यहाँ पर वर्ल्ड रीजन की देखी जाती है, यहाँ पर केवल होम एंड होस्ट कंट्री की देखी जाती है। वर्ल्ड रीजन यानी कि आप इसको ले सकते हो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हो, सिंपल है। और पॉलीसेंट्रिक के कहा जाता है कि हर कंट्री की एक अलग अप्रोच होती है, एक अलग मान्यता होती है, अलग कल्चर होता है। जैसे कि भूटान एक देश है, वो जीडीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करता, वो कहता है कि हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स है, हमारी कंट्री में लोग जितने खुश हैं उतना हमारा देश तरक्की कर रहा है। इंडिया कहता है नहीं, हमारे यहाँ जितना जीडीपी बढ़ा है उतना हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो वो दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। जब दोनों की अप्रोचेस अलग होती है तो मार्केटिंग का नजरिया भी अलग होना चाहिए। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ये कहती है। रेजियोसेंट्रिक ये कहती है कि हर देश में जो सिमिलर है उनकी अप्रोच एक होगी और अलग है उनकी अप्रोच अलग होगी। एथनोसेंट्रिक कहती है कि जो बड़ी है वहां पे अप्रोच अलग होगी और जो छोटी है वहां पे अप्रोच अलग होगी। और जियोसेंट्रिक के अंदर सारी सिमिलरिटीज को ध्यान में रखा जाता है जो उसके अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है। जियोसेंट्रिक के अंदर जो बेस्ट कर रहा है उसका ही बोलबाला होता है, मतलब वहां पर व्यापार ज्यादा किया जाएगा। 4 अप्रोचेस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये मैं फिर बता देता हूं। अब इंटरनेशनल सेगमेंटेशन, अब इंटरनेशनल सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? एक तो होता है मार्केट सेगमेंटेशन जिसको अपन डिफरेंट टर्म्स में करते हैं। जब मेरे को इंडिया में मार्केट सेगमेंट करना है तो मैं एक स्टेट वाइज मार्केट सेगमेंट कर सकता हूं, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकता हूं, यानी कि उसकी डेमोग्राफिक लोकेशन पे कर सकता हूं, या मैं उसकी आप कह सकते हो इनकम वाइज अपन कर सकते हैं, बोली के आधार पे कर सकते हैं, बोली या भाषा के आधार पे कर सकते हैं, है ना, इनकम के आधार पे कर सकते हैं, एज ग्रुप के आधार पे कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं तो यहां पर वास्ट वेराइटी ऑफ कल्चर, वास्ट वेराइटी ऑफ इनकम, वास्ट वेराइटी ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मार्केट सेगमेंटेशन डिफरेंट काइंड का हो जाता है। ये क्या डिफरेंट काइंड है? पहले जियोसेंट्रिक मार्केट कंसर्न, जियोग्राफिकल बेस पे। जियोग्राफिकल बेस पे मतलब कौन सा है? कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी सी की कंट्री है, ठीक है, उनके पास की पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन सी है, सिटीज कौन सी है, ठीक है, और नेशन स्टेट क्या कर पे। डेमोग्राफिक के अंदर भी हम जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक ऑलमोस्ट सिमिलर कहलाते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक में हम कास्ट, कल्चर, सोसाइटी इसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है, एज, जेंडर इसके ऊपर भी बात करते हैं। और नेक्स्ट है द ओकेजनल सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग मार्केट इनटू द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ओकेजन्स ऑफ द बायर। अब मैं एक बात कहता हूं आपको, ये इतना याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, केवल आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि सेगमेंटेशन इज ओनली अ डिवाइडिंग अ मार्केट। एक मार्केट को बांटना है तो मार्केट को किस अकॉर्डिंग बांट सकते हो आप? इनकम के अकॉर्डिंग बांट सकते हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बांट। ये ओकेजनल का मतलब ये है कि यहाँ पे कास्ट, कल्चर के अकॉर्डिंग बांटा है ना। कहीं क्रिसमस मनाया जाएगा तो कहीं ईद मनाई जाएगी, कहीं दीपावली का त्योहार होगा तो कहीं डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट त्योहार मनाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये आपको? तो ये ओकेजनल कर दिया, डेमोग्राफिक कर लिया। डेमोग्राफिक यानी एज, जैसे कि भारत को यंगेस्ट कंट्री बोला जाता है, ठीक है, और जापान को ओल्डेस्ट कंट्री बोला जाता है। 100+ वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मीन्स के जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है उनकी 100+ की जापानीज की है, ठीक है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के आधार पे अपन क्या कर रहे हैं, उसकी आप कह सकते हो कि उसकी नेबरहुड है, उसका सी लेवल है, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी ले सकते हैं, और इसके अलावा उस स्टेट के कौन से नेबर्स कंट्री। आज अफगानिस्तान, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, अफगानिस्तान को इतना प्राइम मार्केट क्यों माना? रशिया ने 20 साल अटैक किया, हार गया। अमेरिका ने 20 साल अटैक किया, हार गया। आज वहां पे तालिबान का शासन चल रहा है। तो अफगानिस्तान एक ऐसी भूमि है जो चारों तरफ से लैंडलॉक है। चारों तरफ से लैंडलॉक होने के बावजूद भी दिस इज मतलब कि एशिया में वो जो जगह है वो टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सी के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग एक सिल्क रूट भी उससे निकलता है। तो ये जितने भी हैं व्यापार के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह मानी गई है टैक्टिकली। तो अगर पूरे एशिया पे कब्जा करना है तो अफगानिस्तान इज द सेंटर प्लेस, ये उसका बात मानी गई। अगर भारत पे अटैक करना है, पाकिस्तान पे, चाइना पे, तो अमेरिका, रशिया अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे, कर नहीं पाए, तालिबान शासन रहा। ये क्या है? जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, यानी कि कौन सी कंट्री है, उसके आसपास कौन सी नेबर कंट्रीज है, स्टेट्स है। डेमोग्राफिक में अपन उसके एज, कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी के, वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, सिख ज़्यादा है, ईसाई ज़्यादा हैं, किसी और जाति धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ पर, पंथ के लोग वहाँ पर रहते हैं। ओकेजनल सेगमेंटेशन यानी कि ये बेसिकली होता तो त्यौहार के अकॉर्डिंग ही है, ओकेजन के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन वहाँ पर बायर्स कब ज़्यादा बाइंग करते हैं? क्या क्रिसमस पे,
क्या न्यू ईयर्स पे क्या उनका कास्ट कल्चर सोसाइटी अलाउड करता है। ये 3 याद रख लो बुकिश के तो भी ठीक है। लेकिन यदि आपको याद हो गया कि इनकम के अकॉर्डिंग मेरे को सेगमेंट करना है, कास्ट के अकॉर्डिंग सेगमेंट करना है, कास्ट यानी डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करना है, या ज्योग्राफिकल वेज में सेगमेंटेशन करना है, तो वो भी सही है। कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट आंसर लिखे हुए, इसलिए इनकम, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल 3 पॉइंट आप याद रख लेना, बाकी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। टॉपिक क्लियर है ना। मार्केट सेगमेंटेशन भी समझ लिया अपन ने। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं कि नया प्रोडक्ट कहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड होता है। नया प्रोडक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है डेवलप्ड कंट्री में, और एंड आते आते वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाता है। ये नया प्रोडक्ट यहाँ से डेवलप्ड कंट्री से प्रोडक्ट आया, फिर डेवलपिंग कंट्री में आया, और यहाँ पर उसके टाइम होरिजन के साथ आता है। ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपन फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं। 2 बार ये टॉपिक दिया हुआ है, मैं फिर से कवर नहीं करा रहा हूँ। समझ में नहीं आया हो तो बता देना। वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपको याद है, स्टार्ट, ग्रोथ, मैच्योरिटी जिसको सैचुरेशन बोला गया है, डिक्लाइन और एंड। स्टार्ट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और एंड। ये जो 5 चीजें हैं अगर आपको याद हैं तो भी ये समझ में आ जाएगा। ये याद हैं, वो याद हैं, दोनों में सिमिलरिटीज ही हैं, और ये फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए अभी अपन वापस यहां पर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इंटरनेशनलाइजेशन, HRM। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके अंदर इसके बेसिक फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। सर कौन से हैं बेसिक फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जो अपन HRM में फर्स्ट सेम में भी पढ़कर आए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे के सारे फंक्शन HRM के हैं। जब मैं इसको इंटरनेशनल करता हूं, जब इंटरनेशनल प्लानिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनेशनल डायरेक्टिंग, इंटरनेशनल कंट्रोलिंग, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग, सो इट मींस एज द इंटरनेशनल HRM। कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल द लेवल ऑफ द एरिया, HRM का जो लेवल है वो एक्सपांड हो गया। जब मैं HRM की बात कर रहा था, जब मैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था, तो एक ही देश के बंदों के स्किल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और उन्हीं को रिक्रूट करने की बात कर रहा था। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल HRM की बात करूंगा तो क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट हो सकता है। आज इंडिया का आदमी अमेरिका में नौकरी कर रहा है, मेरे कितने दोस्त बहरीन, कुवैत में लगे हुए हैं, USA में भी कर रहे हैं कुछ काम। हम तो हमारे देश के लाडले यहीं पर हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टाफिंग अप्रोच। इंटरनेशनल स्टाफिंग अप्रोच क्या है? इंटरनेशनल स्टाफिंग अप्रोच जो चूजिंग द बेस्ट फिट एम्प्लॉय, इसको क्या बोला जाता है? बेस्ट फिट एम्प्लॉय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा अमेरिका का है, इंडिया का है, जापान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वियतनाम का है, बेस्ट फिट अप्रोच को ही बोला जाता है इंटरनेशनल स्टाफिंग अप्रोच। वी रिक्रूट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, नॉट द बेसिस ऑन द बेसिस नॉट देयर द मनी रिक्वायरमेंट, और आप इसको ये कह सकते हो मनी रिक्वायरमेंट और नेशन बिलोंगिंगनेस। मतलब यहाँ फेवरेटिज्म नहीं होता। आप एप्पल की कंपनी में इंडियंस भी काम कर रहे हैं और अमेरिकन्स भी काम कर रहे हैं। अगर ये एप्पल ये सोच लेती कि मेरे को इंटरनेशनल स्टाफिंग नहीं करनी, तो आज उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती, क्योंकि वहाँ पर स्टाफिंग की कॉस्ट हाई है, ठीक है। मतलब वहाँ के पीपल की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, फाइंडिंग, चूजिंग, प्लेसिंग गुड एम्प्लॉय इन द डिफिकल्ट इवन एट होम। अब बहुत से लोग अमेरिका माइग्रेट क्यों होते हैं? पिछले साल के आंकड़े हैं, पार्लियामेंट में 2.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। भारत जैसे देश की नागरिकता छोड़ दी, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना ज़्यादा है कि आप अपने प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कह सकते हो और आपसे कोई सरकार कहने वाला नहीं, और विपक्ष और साथ देगा, हाँ बेटा सही कह रहे हो। इसी बात को आप चीन में करके देखो, इतनी देर होगी और आप जेल में। देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमको मिली हुई है, हमको कभी भी उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ गलतियां हर गवर्नमेंट करती है, बीजेपी भी ने करी है, कांग्रेस ने भी करी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम किसी पद, व्यक्ति विशेष को ना बोल के अगर पद को बोला जाए तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। अलग बात हो गई। लेकिन इंटरनेशनल स्टाफिंग के अंदर हम उन बंदों को सर्च करते हैं, दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड विथ इररिस्पेक्टिव, उसमें मनी होती है और लो कॉस्ट इसमें माना जा सकता है, बट इररिस्पेक्टिव मनी मानी जाती है, बेस्ट इन देयर फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लिटेट मैनेजमेंट। एक्सप्लिटेट मैनेजमेंट क्या होता है? एक्सप्लिटेट मैनेजमेंट का मतलब इसे माइग्रेट मैनेजमेंट से लिया जाता है। अब ये माइग्रेट मैनेजमेंट क्या है सर? एक्सप्लिटेट मैनेजमेंट देखो तुरंत सिखा दूंगा, कहीं पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक्सप्लिटेट मैनेजमेंट का मतलब विदेश में जाके काम करना। क्या? विदेश में जाके काम करना है, यानी कि जो उस बंदे का एक्सपर्ट है, एक्सप्लिटेट है, एक्सपर्ट अलग होता है। एक्सप्लिटेट का मतलब कि एक बंदा जो दूसरी होम कंट्री से दूसरी जगह जाके व्यापार कर रहा है,
और यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशंस की बात है क्योंकि अपन HRM के सब्जेक्ट में है इसमें, तो काम कर रहा है वो एक्सपेडिटेड मैनेजमेंट, यानी कि आप अपनी एक होस्ट कंट्री से दूसरी कंट्रीज में बंदे भेजते हो कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए। जैसे कि एप्पल ने मान लेते हैं जयपुर में ऑफिस डाला, इलाहाबाद में ऑफिस डाला या लखनऊ में ऑफिस डाला, तो फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगा वो वहीं अमेरिका से बंदे आएंगे और यहाँ पर अपना सेटअप करेंगे, उसके बाद दे आर डिवाइडिंग द वर्क इनटू द लोकल पीपल्स। क्लियर है? हाँ, MNCs करती है जनरली एक्सपेक्टेड आल्सो यूज टू डेवलप नेशनल इंटरनेशनल कैपेसिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, परमानेंटली रेसिडेंट ऑफ द कल्चर अदर देन दैट द पर्सन अपब्रिंगिंग, अ पर्सन वो लीव वन नेटिव कंट्री टू लिव एल्सवेयर। यहाँ एक देश को छोड़ के दूसरी देश में जाना होता है काम करने के लिए। ठीक है, अब वॉलेंट्री एक्सपेडिटेड भी होता है, जैसे कि एक्सपेडिटेड का मतलब कि मेरे को खुद के लिए दूसरे देश में जाके काम करना है, विदेश में जाके काम करना है। कंपनी सेम है, कंपनी सेम है, ट्विटर का हेड ऑफिस इंडिया में भी है, ट्विटर का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में भी है, दोनों जगह की कंपनी में काम हो रहा है। हेड ऑफिस इंडिया का हेड ऑफिस इंडिया में, न्यूयॉर्क का, अमेरिका का न्यूयॉर्क में व्यापार हो रहा है, तो वो वॉलेंट्री एक्सपेडिटेड जब मैं स्वेच्छा से जाना चाहूँ। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि 3 इयर्स आफ्टर सर्विस आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा और आपको दूसरे देश में सर्विंग के लिए जाना ही होगा। ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वॉलेंट्री और कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली सेम होता है, लेकिन कितनी बार सेम वे के अंदर, सेम कैटेगरी के अंदर केवल लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए या अपने फैमिली रीजन से बंदे कैरियर डेवलप करते हैं। जैसे कि बंदों को मान लो यहाँ पे 50,000 मिल रहे हैं और दूसरे देश में भी 50,000 मिल रहे हैं, लेकिन उसको क्या लगता है वहाँ पर मेरी फैमिली की लाइफस्टाइल 50,000 में हाई है, तो कैरियर डेवलपमेंट के लिए वहां चला जाता है। और ग्लोबल एक्सपेडिटेड का मतलब है कि अपन क्रॉस बॉर्डर ले लेते हैं या अपनी कंट्री उसी देश से नहीं आया है, दूसरे देश से आ गया। द ब्रॉडकास्ट कैटेगरी कंप्राइज द इंडिविजुअल हु मूव वन टू अनदर कंट्री टू अनदर, यानी कि एक कंट्री से दूसरे में गया वो काम करने के लिए, दूसरे से फिर तीसरे में गया, ये ग्लोबल हो गया है ना। मतलब कि इसमें रैंडमली अपन चूज कर लेते हैं। ये क्या है, केवल स्टाफिंग के प्रोसीजर हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं हम, बंदों को रिक्रूट करने के बाद उनकी स्टाफिंग कर रहे हैं। तो एक तो वो वॉलेंट्री आ जाए या वो कैरियर डेवलपमेंट के लिए आ जाए या मैंडेटरी हो जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोला गया है, या ग्लोबल एक्सपेडिटेड यानी कि एक से बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कंट्री। बेसिकली कौन होते हैं ये, अगर गवर्नमेंट में बात करें तो हमारे एम्बेसडर होते हैं जो एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री के एम्बेसडर बनते हैं। जैसे राज्यपाल होता है, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य का राज्यपाल बन जाता है, गवर्नर जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। इस समझ से एक्सपेडिटेड हो गए। क्लियर हो गया ना, कहाँ कोई मुश्किल इसमें होनी नहीं चाहिए। अब इंटरनेशनल लेबर रिलेशन, अब इंटरनेशनल लेबर रिलेशन इज ए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी है। इंटरनेशनल, एक बार इसकी थ्योरी दिखा देता हूं मैं आपको, समझा देता हूं, इसके बाद अपन इसकी बेसिक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। बेसिक पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरनेशनल लेबर रिलेशन प्रैक्टिस आर डाइवर्स लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिस आर वेरीड एज नेशन। Not only are there difference in worldwide industry relation, but the degree of unitization varies as well. नेशनल डिसिमिलरिटीज, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर जो है रिलेशनशिप, ये डिफरेंट होगी हर कंट्री में। हर कंट्री में यूनियन की पॉलिसीज अलग होती है, हर कंट्री में लेबर की पॉलिसीज अलग होती है, हर कंट्री में लेबर की रेट अलग होती है। इंडिया में लेबर की रेट अलग है, अमेरिका में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, श्रीलंका में अलग है, भूटान में अलग है, जापान में अलग है। देयर इज अ डिफरेंट रेट फॉर द डिफरेंट countries, different norms for the different countries. So standardization और dissimilarities को ध्यान में रख के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करना इंटरनेशनल लेबर रिलेशन होता है। यानी कि वो कंट्री, आज एप्पल की कंपनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना में जब लॉकडाउन लगा तो प्रोडक्शन न रुके, इसलिए उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉयज जितने भी वहां पे काम कर रहे थे उनको इन हाउस रख लिया, मतलब घर ही नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर वो घर जाते तो जीरो कोविड नीति के तहत उनको घर से वापस आने की परमिशन नहीं थी 2 वीक तक। तो जब ये पॉलिसी अपनाई गई तो क्या इंडिया में ऐसा करा जा सकता था कि बंदों को वहीं रख लिया कंपनी ने तो घर वाले वहां पहुंच जाएंगे? तो ये देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन लेबर एंड चाइनीज लेबर। पॉलिटिकल विल पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत स्ट्रांगली इसमें इन्वॉल्व होती है। और इंटरनेशनल लेबर रिलेशन में केवल आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर रिलेशन। इन इंटरनेशनल लेबर्स देयर इज एन नंबर्स ऑफ डिसिमिलरिटीज। Apart from this, a global company or an international company must take care all the dissimilarities with the fulfillment of the each labor in the each nation. इतना सा याद रखना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? इतनी थ्योरी है, 2 नंबर बी पार्ट में आ सकता है।
ओहो, एक खुशी की बात और है, यहाँ पर अपने 25 मिनट के अंदर हमने कौन सी यूनिट, 3rd यूनिट निपटा दी है। जल्दी 4th और 5th यूनिट लेकर आना और उसके बाद अंतिम प्रहार तो आ ही रहा है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।